हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डिविडेंड पॉलिसी। ये टॉपिक जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, चल शुरू करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी में पहला क्वेश्चन कहता है डिविडेंड पॉलिसी क्या तय करती है। तो देखो, पहले आप एक बुनियादी बात समझ लो। एक कंपनी के सामने तीन सबसे बड़े प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती है। पहला, कंपनी पैसा कहाँ से ले। उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला टॉपिक किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन उनके सामने होता है कि वो पैसा कहाँ पे लगाएं, किन प्रोजेक्ट्स में लगाएं, किन कामों में लगाएं। उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन या जिसको कैपिटल बस्टिंग वाला टॉपिक बोलते हैं वो पढ़ा जाता है। उसके बाद तीसरा मेजर क्वेश्चन कंपनी के सामने ये आता है कि अगर कंपनी ने पैसा कमाया तो कितना पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना पैसा वो ग्रोथ के लिए अपने पास रखे। यानी कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना पैसा रिटेन किया जाए। अगर हम कोई पैसा जबरी अपने पास रखते हैं तो उसको डिटेन करना बोलते हैं, पर कितना पैसा कंपनी खुशी खुशी रिटेन करे ताकि शेयर होल्डर भी नाराज़ ना हो और कंपनी की ग्रोथ भी होते रहे और कुछ कुछ डिविडेंड हम उनको भी देते रहें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो डिविडेंड पॉलिसी में ही ये तय किया जाता है कि कितना पोर्शन ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना पोर्शन रिटेन किया जाएगा। यानी इसमें ये दोनों ही चीज़ें तय की जाती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आर। तो मैंने हमेशा ये अप्रोच आपको कहा है कि होती कोशिश ऑप्शन पढ़ने होते हैं, एग्जाम में हम पढ़ेंगे भी, पर पहले आपको चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। अर्निंग, देखिए एक बार अपन समझते हैं। देखिए, कंपनी जो पैसा कमाती है उसे अपन अर्निंग कह देते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, आप उसे अर्निंग कह लीजिए। अर्निंग में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच जाता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। इसे ही आप आम भाषा में रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हो। आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर कंपनी में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं वो और कुछ नहीं होते, वो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं जो हमने ओवर द ईयर अक्यूमुलेट किए हैं। फॉर एग्जांपल एक कहानी बताऊं मैं आपको। सपोज कीजिए जब साल शुरू हुआ तो आपका P&L 15 लाख रुपए क्रेडिट पे था, यानी 15 लाख आपके पास पुराना प्रॉफिट था, पास्ट प्रॉफिट्स थे। इसके बाद आपने करंट ईयर के अंदर मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए और कमाया, तो ऑल टुगेदर आपके पास 35 लाख रुपए हो गया। इसके बाद सपोज कीजिए कि आपकी 150 लाख रुपए की कैपिटल थी और आपने कहा कि हम 18% डिविडेंड देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए, लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि 18, जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हम 18% डिविडेंड देंगे तो वो सोचते हैं सर 18% किसका निकालना है, क्या करंट ईयर प्रॉफिट का निकालना है या टोटल प्रॉफिट का। नहीं, 18% आपको कैपिटल के अमाउंट पे निकालना है। तो आपको 150 लाख का 18% निकालना है, विच इज 27 लाख रुपया। ये 27 लाख रुपया आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी ये जो 8 लाख रुपये बचा इसे ही हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। अब जब हमको ये बात समझ में आ गई है तो कहता है रिटेन्ड अर्निंग कंपनी की लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है, बिल्कुल नहीं। ये बैंक में रखे कैश को इंडिकेट करता है, नहीं। ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ये कह रहा है कि ये चीज़ डिविडेंड के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, तो ये भी बात गलत है। ये डिविडेंड के बाद कंपनी की क्यूमुलेटिव अर्निंग्स को दिखाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो चीज़ है दिस इज शोज लाभांश देने के बाद कंपनी की जो संचयी आय है उसको ये दिखाता है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है 1 माइनस पे आउट रेशियो, कि 1 माइनस पे आउट रेशियो करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले आप समझो कि पे आउट रेशियो क्या। जैसे मान लो कि एक कंपनी ने 50 रुपये कमाया, 50 रुपये है आपका अर्निंग पर शेयर। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे आता है, जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए कमाया और इसके 5000 इक्विटी शेयर हैं, मान लीजिए 5000 इक्विटी शेयर है, तो मतलब 5000 लोगों ने, हालांकि 5000 लोग नहीं होते, 5000 शेयर होते हैं, 5000 शेयर्स पे 10 लाख रुपए कमाया गया। जरा देखिएगा,
1 2 3 1 2 3 और ये सॉल्व किया और ये आया 200 रुपये। तो ये क्या आया 200 रुपये। मान लीजिए कि एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 200 रुपये, ठीक है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 120 रुपये डीपीएस देंगे। तो आप चाहो तो हर शेयर होल्डर को 200 रुपये दे सकते हो, पर आपने कहा कि मैं तो 160 रुपये दूंगा। अगर आप परसेंटेज में समझोगे तो 60% आया, यानी आप डीपीएस अपॉन ईपीएस करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपने 200 में से 120 रुपये ही दिया है, यानी आपने जो उनको दिया है वो 60% है। इसका मतलब बाकी 40% आपने क्या किया, बाकी 40% एक तरह से आपने रिटेन कर लिया। तो रिटेंशन एक तरह से आपने कैसे निकाला, रिटेंशन रेशो कितना हुआ 40%। तो 40% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा 1 माइनस पे आउट रेशो। तो यहीं से आंसर आ गया कि अगर आप 1 में से पे आउट रेशो हटा देंगे तो आपका रिटेंशन रेशो आ जाएगा। ये उल्टी तरह से भी काम करता है कि अगर आप 1 में से रिटेंशन रेशो हटा दोगे तो आपका पे आउट रेशो आ जाएगा, ठीक है, पे आउट रेशो। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मैं तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन ही लाता हूं आपके लिए। तो इसका आंसर ये रहने वाला है सी। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है यदि भुगतान अनुपात 0.45 है। एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि 0.45 का मतलब होता है 45%। कि सर वो हमें कैसे पता, अरे सिंपल है यार, अगर पॉइंट्स में कोई चीज़ दी हुई हो ना तो आप इंटू 100 कर दिया करो, ठीक है। फिर इंटू 100 कर दोगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4500, और ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो ये हो गया, ठीक है। कि सर बच्चों वाली बात बता रहे हो, बिल्कुल। तो पे आउट रेशो है 45%, तो फिर रिटेंशन रेशो कितना होगा 55%, या इसको क्या बोलोगे 0.55। तो इनमें से इन्होंने ये पॉइंट में दे रखा है, ये वैसे दे रखा है, तो आपका ये है 55%। सिंपल सा आंसर है, ए इसका आंसर होगा। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले ही हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मीन्स। देखिए आपको ये पता है कि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट प्री फिक्स होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे आपने सुना 8% PS कैपिटल, इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 8% की पूर्व निर्धारित दर से लाभांश मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स की जो डिविडेंड रेट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इसमें फ्लक्चुएट न केवल रेट होती है, पर कभी कभी तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी डिविडेंड नहीं भी देती हैं। ऐसे में कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अपनाती है कि नहीं, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए, रेगुलरली उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। अब थोड़ी बात और, रेगुलर डिविडेंड देने के भी 2 तरीके हैं। एक तो है जैसे मान लो एक कंपनी ने ये कह दिया कि भैया हम तो है ना कुछ भी हो जाए हर साल डीपीएस 10 रुपये देंगे, यानी जिसके पास 1 शेयर है उसको हम 10 रुपये देंगे। ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 1000 शेयर है उसको 10,000 रुपये हम हर साल देंगे। तो कंपनी कई बार क्या होती है एक कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी अपनाती है कि भाई हम तो हर साल उनको 10 रुपये देंगे। कई कंपनियां ऐसे करती हैं कि वो ये कहती हैं कि भैया हम तो 60% पे आउट फॉलो करेंगे। दैट इज जितना हम कमाएंगे उसका हम 60% दे दिया करेंगे। मान लो हमने 10 रुपये कमाया तो हम 6 रुपये दे देंगे, हम 20 रुपये कमाया तो 20 का 60% 12 रुपये दे देंगे। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में आप सामने वाले को, यानी सामने वाले अपने शेयर होल्डर होते हैं, उनको लगातार आप कुछ दोगे। तो ऑप्शन कहता है इसमें क्या होता है, इसमें डिविडेंड के पेमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है, बिल्कुल सही है। इसमें रिजर्व फंड क्रिएट किया जाता है टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये देखो हो भी सकता है ना भी हो। जैसे एक आपने रिजर्व का नाम सुना होगा, उसका नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वाकई में इसी काम के लिए क्रिएट किया जाता है कि बार बार डिविडेंड का अमाउंट फ्लक्चुएट ना हो। पर रेगुलर डिविडेंड का मतलब यही नहीं होता कि हम फिक्स अमाउंट देंगे, नहीं, अमाउंट भी फिक्स हो सकता है कि हमारा पे आउट का रेशियो फिक्स हो। तो ये वाली बात नेसेसरीली सही नहीं है ना। वैसे कांस्टेंट डिविडेंड देने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनता जरूर है। पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड पर शेयर कॉन्स्टेंटली प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर व्हेन द कंपनी अर्न्स अ हायर प्रॉफिट। इसमें थर्ड में ये कह रहे हैं कि हम कम लाभांश का भुगतान करेंगे, वैसे मतलब थोड़ा थोड़ा डिविडेंड तो हम हर साल देंगे,
और जिस साल हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उस समय हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे। तो यूँ तो फिर आपका डिविडेंड फ्लक्चुएट हो गया ना, कभी आप 3 रुपये दे रहे हो, कभी 2 रुपये दे रहे हो, फिर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दे दोगे, तो फिर वो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी नहीं हुई। और ये सारे के सारे ही रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी हैं, ये भी नहीं है। इसमें ए जो है वो काफ़ी सही है कि आपके लाभांश भुगतान में एक समरूपता होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम अमाउंट नहीं होता, मतलब एक पैटर्न है। या तो आप कि सर इतना को समझा रहे हो, या तो आपका अमाउंट फिक्स रहेगा या आपका परसेंटेज फिक्स रहेगा, यानी एक यूजुअल रेट रहेगी डिविडेंड की। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग डिविडेंड इज करेक्ट। लाभांश के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है। इसमें सामने वाला भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाता है। देख, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए बराबर होते हैं, क्योंकि आपको क्या सही है नहीं है तो इसके लिए पूरी नॉलेज एक बार होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है निगम यानी कॉरपोरेशन का मुख्य वित्तीय अधिकारी यह तय करता है कि लाभांश दिया जाए या नहीं। तो देखो ये गलत है। ये कहना कि जो CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है या नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि ये बात BOD तय करता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जितने भी होंगे, वो लोग तय करते हैं कि कितना लाभांश दिया जाए। हालांकि फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर लगाते हैं, लेकिन प्रपोजल वो लाते हैं, नॉट CFO से हो सकता है सलाह ली जाती हो। इसके बाद है जब तक लाभांश घोषित नहीं किया जाता तब तक यह कंपनी की देनदारी या दायित्व नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए, कोई कहे कि डिवेंचर का इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो लाइबिलिटीज है। मतलब अगर हमने डिवेंचर्स के थ्रू पैसा ले रखा है, लोन के थ्रू पैसा ले रखा है, तो उसका ब्याज देना हमारे लिए लायबिलिटी है। डिविडेंड लायबिलिटी तब बनता है जब वो डिक्लेयर हो जाता है। अब डिक्लेयर क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बोर्ड डायरेक्टर्स जो होंगे वो मीटिंग करेंगे। सपोज BOD ने सोचा कि भाई हम 16% डिविडेंड देंगे। यहाँ पे उन्होंने जो किया है, उन्होंने एक तरह से प्रस्ताव रखा है। तो एक आपने टर्म सुना होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जो बैलेंस शीट के नीचे आजकल कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाई देता है। आजकल मतलब 4-5 साल से एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाई देता है। पहले वो प्रोविजंस में दिखाया करता था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी कंपनी की लायबिलिटी अभी क्रिएट नहीं हुई है, तभी तो मैंने कहा कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। उसके बाद AGM होती है, और AGM में जब शेयर होल्डर आते हैं वो इस पर मोहर लगाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो वैसा प्रपोजल होगा भाई चॉकलेट खाओगे क्या, आइसक्रीम खाओगे क्या, तो अधिकतर यस ही आता है। जैसे ही वहाँ से यस होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ओनर तो वही है, जैसे ही वो हाँ कहते हैं तो डिविडेंड की घोषणा होती है, और उसके बाद 30 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद डिक्लेयर्ड डिविडेंड बिकम्स लायबिलिटी। तो ये जो बात लिखी हुई थी ये सही लिखी हुई थी। यदि किसी कंपनी ने अतीत में नियमित त्रैमासिक लाभांश दिया है तो उसे कानूनी रूप से ऐसा करना जारी रखना अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है। अगर पिछले कुछ वर्ष कंपनी के अच्छे रहे हों, हर 3 महीने में कंपनी डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड देती रही हो, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कंपनी को आगे भी ऐसा करना होगा। डिविडेंड के साथ शेयर होल्डर को भी समझ लेना चाहिए। कंपनी को तो समझ में आया हुआ होता है, शेयर होल्डर को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट होंगे, डायरेक्टर्स की मंशा होगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप उसे एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप डिवेंचर होल्डर हो, आपको ब्याज नहीं मिले तो आप 10 जगह दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आपकी सुरक्षा के लिए डिवेंचर ट्रस्टीज़ हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रू ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, उनके पास कहीं जाने का दरवाज़ा नहीं होता है इस तरह से, कम डिविडेंड मिले के मामले में। उसके बाद है डिविडेंड ऑलवेज रिड्यूस द पेड अप कैपिटल अकाउंट बैलेंस। नहीं, डिविडेंड जो दिया जाता है कायदे से तो नियम कहता है कि कंपनी प्रॉफिट कमावे और उस प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब मुझे 70 रुपये खर्च करना है तो मेरे पास कम से कम 70 रुपये कमाया हुआ होना चाहिए। कैपिटल में से डिविडेंड देना गुनाह है, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। तो आप क्या समझे, इसका आंसर बी रहने वाला है। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द डेट बाय विच अ शेयर होल्डर मस्ट बी रिकॉर्डेड एज द शेयर ओनर इन ऑर्डर टू रिसीव अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज कॉल्ड द। ओके, तो देखिए अब एक बुनियादी बात और समझ लीजिए।
देखिए, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं कि भाई इतना डिविडेंड हम देना चाहते हैं। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है और वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वहाँ पे लगभग फाइनल हो जाता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर इन्होंने 16% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो एजीएम में उस डिविडेंड की रेट को कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। पर मान लेते हैं कि 16% पे ही अग्रीमेंट हो गया, सबने कह दिया हाँ 16% डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसमें एक रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी। सपोज कीजिए मीटिंग हुई है 30 जून को, मीटिंग हुई है 30 जून 2025 को और रिकॉर्ड डेट आई है 20 अगस्त 2025। इसका सिंपल में मतलब ये है कि 20 अगस्त 2025 को जिन लोगों का नाम मेंबर्स रजिस्टर में होगा उनको डिविडेंड मिलेगा, ये कट ऑफ डेट है। तो जो भी लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो इस तारीख के बाद बहुत अलर्ट हो जाते हैं। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो उनको पता है कि 20 अगस्त को हमारा लिस्ट में नाम होगा तो हमें डिविडेंड मिलेगा, किसी और का नाम होगा तो किसी और को मिलेगा। तो इसीलिए उसके 1-2 दिन पहले, मतलब कम से कम डिविडेंड के लिए तो ट्रांजैक्शन होने बंद ही हो जाते हैं, उसको एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं। 1 या 2 दिन पहले के जो दिन होते हैं उनको एक्स डिविडेंड डेट्स कहा जाता है। और रिकॉर्ड डेट आपकी ये डेट है, कुछ भी हो सकती है, वो डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है या उसके सून आफ्टर डिक्लेयर कर दी जाती है और इसके बाद फिर पेमेंट होता है, इसके बाद फिर पेमेंट होता है। जनरली इतना गैप नहीं होता है, जनरली इसके बाद जल्दी ही आ जाता है, तो इस तरह से रहता है। तो वो डेट जब शेयर होल्डर का नाम रिकॉर्ड्स में होना चाहिए ओनर के नाते, तो वो कहलाती है डेट ऑफ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड डेट, ठीक है। मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, वो वाला समय ऑप्शन पढ़ने वाला मैं समझाने में लगा रहा हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ अ पब्लिकली ओन्ड कंपनी इज, एक कंपनी का मुख्य उद्देश्य या प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? तो कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कुछ लोग कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अधिकतर लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका प्राइमरी एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो ये कहता है, जैसे आप समझ लीजिए, आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वो कैसे होगा? अगर आप प्रयास करोगे, प्रयास करने का मतलब है अगर आप अच्छे प्रॉफिट कमाओगे, अच्छे गुडविल मेंटेन करोगे, अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करोगे, तो उन प्रयासों से आपके प्रति अंश का मूल्य बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे अंश का मूल्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फर्म का यानी कंपनी का मूल्य बढ़ता जाएगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या इसके लिए आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, अर्निंग पर शेयर को अधिकतम करना, प्रति अंश मूल्य को अधिकतम करना, क्योंकि ये होते ही आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। कहें संस्था की संपदा को अधिकतम करना, कभी कभी वर्ड आएगा, संस्था की संपदा को अधिकतम करना, स्टॉक प्राइस पर शेयर को मैक्सिमम करना, ये आपका होता है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल सजेस्ट डिविडेंड पॉलिसी इज। ओके, अब यहाँ से डिविडेंड पॉलिसी के अंदर 3 बड़े नाम आपको याद करने हैं। एक है वॉल्टर, एक है गॉर्डन और एक है एमएम। अब इनमें से जो दो लोग हैं, एक तो वॉल्टर और एक गॉर्डन, इनका ये कहना है कि डिविडेंड का जो डिसीजन होता है कि डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए या कम दिया जाए, इससे पी अफेक्ट होता है। पी क्या है? प्राइस ऑफ शेयर। इससे पी प्राइस ऑफ शेयर अफेक्ट होता है। वहीं एक एमएम थ्योरी भी है, एक एमएम मॉडल है, वो ये कहता है कि आप चाहे डिविडेंड दो चाहे मत दो, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो इन्होंने जो दी है थ्योरी, इन्होंने कहा है फर्क पड़ता है। तो इनके अनुसार डिविडेंड पॉलिसी मैटर करती है, रेलेवेंट है। एमएम ने कहा है कि डिविडेंड दो चाहे मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो उसकी जो थ्योरी है वो इररेलेवेंस थ्योरी कहलाती है। तो अब इसने क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा कि वोल्टर का जो मॉडल है वो क्या कहता है। तो पहले तो आप याद करो, उसने कहा है कि डिविडेंड की पॉलिसी रेलेवेंस रखती है। ए ऑप्शन कहता है कि इररेलेवेंट है। बी ऑप्शन कहता है कि ये पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। रेलेवेंट एंड कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये सही है। वॉल्टर का ये मानना था कि लाभांश नीति प्रासंगिक होती है, सोचने समझने की ज़रूरत है, अभी अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, और ये भी कि वह कंपनी के मूल्य को प्रभावित कर सकती है, और अनुमानित करना संभव नहीं है, ये सही नहीं है। सी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल इफ आर 12%, के ई 10%, ई बराबर ₹50, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन, एक तो जहन में ये आना कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे थोड़े ना। देखिए, बी रेडी फॉर ऑल, और मैं तो हमेशा, मेरा एक पैट लाइन रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों से ही कई क्वेश्चनों की थ्योरी भी निकलती है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है, मुझे घर से फॉर्मूला इसका याद करके जाना है। बड़ा सा इसका फॉर्मूला है, मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है डी, अपॉन में लिखना है आपको के ई, प्लस आपको करना है आर, ब्रैकेट में ई माइनस डी, अपॉन के ई, फिर वापस से अपॉन के ई, फिर आपको इसके अंदर वैल्यूज़ फिल करनी है। आराम से एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले डी मतलब क्या? डी मतलब कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी 50 रुपये कमा रही है प्रति अंश पे, लेकिन कंपनी 40% देना चाहती है, यानी 50 का 40% कंपनी 20 रुपया देना चाहती है। तो ये तो हो गया डी। अपॉन में के ई, के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए आप हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक देख लेना, उस पर हमने पूरी वीडियो बना रखी है। के ई मतलब शेयर होल्डर कितने % रिटर्न हमसे चाहता है, उसकी चाहत हमारी लागत बन जाती है। क्या डायलॉग है, उसकी चाहत हमारे लिए लागत बन जाती है। तो के ई है 10%, 10% को लिखते हैं अपन 0.10, ठीक है, 10%, 0.00 से 0.1, ठीक है। अच्छा, आर, आर मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप ROI भी कह सकते हो। जितना ROI हम जनरेट कर रहे हैं, हमारी कंपनी 12% जनरेट कर रही है, 12% को लिखते हैं 0.12। अच्छा, अपॉन, इसके बाद ब्रैकेट बना, ई आपका अर्निंग है 50 रुपये, डी डिविडेंड, डिविडेंड है आपका 20 रुपया। इसके बाद आपको इस पूरे के नीचे 0.1 रखना है, और फिर से इस पूरे ब्रैकेट के नीचे 0.1 रखना है। 0.1 बोलो या 0.10 बोलो, सॉल्व, ठीक है। जब आप 20 अपॉन 0.10 रखेंगे तो आपका 200 रुपये आएगा, और जब आप 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आएगा। 30 को 0.12 से, 30 को आप 0.12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.36 आएगा। 30 को आप 3.6 आएगा, पहले 3.6 आएगा, फिर पहले 0.1 है और फिर 0.1 है, तो इसमें पहले 0.1 करने पे 36 हो जाएगा, और फिर 0.1 करने पे 360 हो जाएगा। तो 200 और 360, ये आपका आ गया है 560 रुपये। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 560 रुपये इसका आंसर सी होगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, कैलकुलेशन अभी हिंट में भी आ जाएगी, PDF आपको मिल जाएगा, आप हमें कॉल करेंगे। तो जैसे मैंने बताया है कि इन दिनों में हमने मदद करने का शुरू किया है ठेका, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो हमारा वीडियो देखता है और उसको कोई टॉपिक और है जिस पे उसको कोई वीडियो चाहिए, तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपके बार आप ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ देख पा रहे हैं, आप हमें सिंपली व्हाट्सएप कीजिए कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। वो हमने अगर बना रखा होगा तो हम वैसे ही शेयर कर देंगे, और अगर नहीं बना रखा होगा तो नया बना देंगे, ठीक है। लेटर और सूनर सबका नंबर आएगा, मैं सारी ही कॉमर्स पे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पक्की सी बात है। अब मेरे बोलने वाला जिंदा रहा तो वो ठीक है, जब तक है सांस तो तब तक चलता रहेगा। ठीक है, ये कहानी हमें समझ में आ गई कि सर ये है क्या। मतलब आप ये समझिए कि इस कंपनी ने 50 रुपये हर शेयर पे कमाए हैं, और ये कंपनी उसमें से 20 रुपया पर शेयर पे डिविडेंड देने वाली है। वॉल्टर के माने तो इस कंपनी का अंश लॉजिकली
560 रुपये के भाव पे बिकना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं बिना सोचे, तो मैं बताता हूँ ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अगर इस उनकी बात माने, वॉल्टर की बात माने, तो अगर ये शेयर 560 रुपये से सस्ता मिल रहा है तो ख़रीद लेना चाहिए। 560 का ही भाव चल रहा है तो होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको अभी इसके ज़्यादा भाव मिल रहे हों, बाज़ार में इसका प्राइस बाय द वे 600 रुपये चल रहा हो, तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली उनके हिसाब से इस अंश का मूल्य 560 रुपये होना चाहिए था। एक बात और जो अभी आएगी, वॉल्टर का ये मानना था कि आप पे आउट रेशो को चेंज करके, उन्होंने ये भी बताया था कि कब कितना रेशो होना चाहिए, पे आउट रेशो को चेंज करके आप अपने अंश के मूल्य को और बढ़ा सकते हो। डिविडेंड पॉलिसी कैन अफेक्ट द प्राइस, रेलेवेंस मॉडल अपन ने थोड़ी देर पहले बात की, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा और हिंट विंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। हिंट में कैलकुलेशन है और ये फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मूला तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना पार नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कैसे लिखा है यार ये वाला फॉर्मूला, चलो ओके, बहुत टाइम लगा दिया। अगला एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है एक्चुअली। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो एज पर वॉल्टर मॉडल। यहाँ पे मुझे पे आउट वर्ड प्रिंट करना था, वो मैं रह गया। उसके हिसाब से क्या पे आउट रेशो होना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जो 12% कमा रही हो, जिस कंपनी के शेयर होल्डर 10% की उम्मीद रखते हो, वो कंपनी 50 रुपये प्रति शेयर पे चल रही हो। तो क्वेश्चन ये है, एक्चुअली क्या है, जो वॉल्टर का मॉडल था उसका मॉडल का नाम था 100% और नन। उसका कहना है या तो पूरा का पूरा डिविडेंड दे देना चाहिए या बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मतलब ये बीच का हिसाब 20, 40, 60, 80% इसका हिसाब नहीं होना चाहिए। या तो शेयर होल्डर को पूरा दे दो या उसे बिल्कुल मत दो। अब उसके पीछे उन्होंने क्या कहा था वो सुनो। एक होती है कंपनी और एक होती है ये जनता। ये मैंने एक और वीडियो में भी समझाया था कि पैसा किसके हाथों में होना चाहिए। पैसा कंपनी के हाथों में होना चाहिए, कमाया हुआ पैसा, या जनता के हाथों में होना चाहिए। जनता मतलब शेयर होल्डर। अगर आर जो है वो ज़्यादा है के ई से, यानी अगर कंपनी के हाथ में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो 100% पैसा कंपनी के पास होना चाहिए। और अगर बाय द वे आर इज लेस देन के ई, अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन इतनी कमाई नहीं होती और शेयर होल्डर हमसे ज़्यादा उम्मीद कर रहा है, यानी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर सारा पैसा इनके पास होना चाहिए। इस वाले केस में सारा पैसा इनके पास होना चाहिए। अब राइट नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या पोजीशन है, हमारे पोजीशन में आर इज ग्रेटर देन के ई, यानी कंपनी में दिमाग ज़्यादा है। कंपनी में दिमाग ज़्यादा है तो इसका मतलब है पैसा कंपनी के पास होना चाहिए। कंपनी के पास होना चाहिए इसका मतलब है कंपनी को 100% पैसा रिटेन करना चाहिए। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी को 100% पैसा रिटेन करना चाहिए, तो फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि कंपनी को 0% पे आउट फॉलो करना चाहिए। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इस परिस्थिति में कंपनी का पे आउट रेशो 0% होना चाहिए। कंपनी को बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए। आपको लगेगा, शेयर होल्डर को बुरा लगेगा, नाराज़ होंगे। जो समझदार और सेंसेबल शेयर होल्डर होगा वो इस स्थिति को समझ के वो अग्री करेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे और यहाँ पे फिर एक बार समझा रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूरी हो तो, और पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 0% रहेगा। इसका आंसर डी गलत छप गया है। अगर इन्होंने व्हाट शुड बी द रिटेंशन रेशो पूछा होता तो 100% होता, लेकिन मैंने क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द पे आउट रेशो लिखने वाला हूँ, तो व्हाट शुड बी द पे आउट रेशो, तो आंसर इसका ए रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रैक्टिस पे अभी थोड़े से क्वेश्चन और आएंगे, देखिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार आ जाएगा ना समझ में, फिर अच्छा लगेगा। एज पर वॉल्टर्स मॉडल when R is less than KE, increase in dividend payout ratio will lead to, well, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और आप चाह के भी इसको याद नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा आराम से। पहले तो ये सिचुएशन है, ठीक है। R क्या है, कम है, यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी जो कमा रही है वो कमा रही है कम रेट से, और जो जनता है, जो शेयर होल्डर है, वो कमा रही है ज़्यादा रेट से। चलो, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन में ऐसी स्थिति है।
अगर जनता ज़्यादा रेट से कमा रही है तो हमें पैसा जनता को दे देना चाहिए, हमें 100% पे आउट को फॉलो करना चाहिए। एज पर द वॉल्टर, मैं बहुत डबल बार बोल रहा हूँ पर फिर भी आप समझ जाएंगे, हमें पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें 100% पे आउट रेशो, हमें 100% पे आउट रेशो को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब अगर वॉल्टर का मॉडल है और पे आउट रेशो को बढ़ाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हो सकता है कि कंपनी अभी मान लीजिए 40% पे आउट रेशो दे रही हो, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी को पे आउट रेशो को बढ़ाकर 100% कर देना चाहिए। तो अगर वो हमारी बात मान के पे आउट रेशो को बढ़ाकर 60% करते हैं और बढ़ा के 60% पे है तो 80% पे करते हैं, 80% पे है तो बढ़ा के 100% करते हैं, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर। ये अंश के मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा क्योंकि ये सही दिशा में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम पे आउट रेशो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस स्थिति में ये वॉल्टर की, जैसे वॉल्टर मान लो एक महापुरुष है, हम उस महापुरुष की बात को बोल रहे हैं तो हम सही राह पे जा रहे हैं, तो ये हमारे बाजार मूल्य में वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको बात तभी पता होगी जब आपने वॉल्टर की थ्योरी या उसका मॉडल समझा हुआ होगा, जो मैंने कोशिश करी समझाने की। ए रहा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ये लैंग्वेज घुमा के कैसे बोलता है वो देखो, वापस से देखो। एज पर वॉल्टर मॉडल वही स्थिति है, आर इज लेस देन के ई। वापस एक बार बता दूं, आर यानी जो कंपनी है वो कम रेट से कमा रही है और जो शेयर होल्डर है, जो जनता है, वो ज़्यादा रेट से कमा रही है। इसका मतलब है पैसा जनता के हाथों में दे देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 100% पे आउट रेशो फॉलो करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, हमें 0% रिटेंशन पॉलिसी को अपनाना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि ऐसे में अगर हम अपना रिटेंशन रेशो डिक्रीज करते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि अभी राइट नाउ एक कंपनी ने 60% पे आउट रेशो और 40%, ये एक ही बात है, 40% रिटेंशन रेशो की पॉलिसी अपना रखी है। और अगर ऐसे में ये अपना रिटेंशन रेशो कम करते हैं और कम करके मान लो 10% भी ले आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अपना पे आउट रेशो 90% भी ले आते हैं, तो ये कंपनी की शेयर प्राइस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले इन्होंने इसी बात को बोला था कि ऐसी स्थिति में कंपनी को अपना पे आउट रेशो बढ़ा देना चाहिए, या दूसरे शब्दों में बोलो कि ऐसी स्थिति में कंपनी को अपना रिटेंशन रेशो कम कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँ कम करके उनको 0% पे ले आना चाहिए। ऐसा करने से अंशों के मूल्य में वृद्धि होगी। तो कोई कहेगा कि सर पहले भी यही क्वेश्चन था, तब भी आपने ऐसा किया। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि एक ही बात को इन्होंने दो तरीके से घुमा के लिखा है। सो इसलिए मुझे मजबूरी में इसका यही आंसर करना पड़ेगा। इसका आंसर एक बार फिर ए ही है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा सुनिएगा, डेफिनेट आपको समझ में आएगा, और फिर एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर लंबे टाइम तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओके ये क्या खुल जाता है बार बार, भाई जाना यार, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड यार, है ना बेटा, हाँ सॉरी। चलिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। भाई साहब ये दूसरे भैया आ गए, पहले थे जेम्स ई वॉल्टर, अब आ गए हैं गॉर्डन। गॉर्डन ने वापस ये कहा कि आर 15% है, के ई 10%। आर का मतलब कंपनी 15% से कमा सकती है, शेयर होल्डर 10% की चाहत रखता है, ई बराबर 10 रुपये है, डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है। क्वेश्चन में आप देखो ये चारों सूचनाएं वही हैं, लेकिन अब के बार बस हमें गॉर्डन मॉडल अपनाना है। तो अब आप इसका फॉर्मूला देखिए, पी मतलब प्राइस ऑफ शेयर अगर आपको निकालना है तो आपको ऊपर रखना है डी और अपॉन में के ई माइनस जी। कि सर ये क्या है, नहीं ये फॉर्मूला मैंने आपको गलत बता दिया, ये मैंने आपको उधर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला फॉर्मूला बता दिया। ओके ध्यान देते हैं, D1 अपॉन के ई माइनस जी। ओके ये फॉर्मूला है। ओके आराम से, ठीक है। अब अपन D1 अपॉन के ई माइनस जी, यहाँ देखो कंपनी 10 रुपये का 40% देना चाहती है, तो आपका डिविडेंड तो हो गया 4 रुपये, ठीक है, ये 4 रुपये आ गया।
KE जो इक्विटी शेयर होल्डर चाहता है वो है 10%, यहाँ पे मैंने 10% को लिखा 0.10। जी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकता है या फिर जी आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए आपको B इंटू आर करना पड़ेगा। अच्छा, B क्या है और R क्या है? R है आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा R, ये है R 15%, एक बार के लिए मैंने इसको 15% लिखा। और B का मतलब है आपका रिटेंशन रेशियो। B इंडिकेट्स रिटेंशन रेशियो। चूंकि आपका पे आउट रेशियो 40% है तो आपका रिटेंशन रेशियो 60% है, तो ये 60%। ठीक है, तो ये हो गया 0.6, ये हो गया आपका 0.15, ये हो गया आपका 0.09। सही है, 15 इंटू 6, 15 6 90, 90 के बाद 1 2 3, जैसे ये इस तरह से लिखा जाएगा 15 6 90 और डॉट लगेगी 3 के बाद। हाँ ठीक है, 2 ये और 1 3, 0.09, ये 0.09। इसे पढ़ा जाता है 10 पैसे, इसे पढ़ा जाता है 9 पैसे, तो गैप आएगा 1 पैसे का। और ये है 4। ठीक है, 4 बटावा 0.01, 4 बटावा 0.1 होता तो आपका 40 स्कोर बनता, लेकिन ये 0.01 है तो आपका 400 बनेगा। आपके अंश का मूल्य आएगा 400 रुपये। इसका आंसर सी आएगा। इसने डी ऑप्शन में दिया है कि हमको जो जानकारी दी गई है हम उससे डिटरमिन नहीं कर सकते, ये गलत है। ये आपका प्राइस का फॉर्मूला है ना। D1 ही लिखा जाता है मोस्टली, कभी कभी D प्रिंट हो जाता है, बाकी D1 ही पढ़ा जाता है कि क्या डिविडेंड कंपनी देना चाहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये हाँ, मैं आपको जो बताया था गलत नहीं बोला था मैंने। आपका जो KE वाला टॉपिक है, आप देखो है ना, एक सेकेंड है ना, इस फॉर्मूले को आप इधर से उधर घुमाओगे ना तो आपका KE वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा। जैसे अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा ना, KE माइनस G बराबर D1 अपॉन P, ऐसा बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसके बाद जो माइनस का G है, जब वो साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का G जो है वो इधर जाके प्लस का G बन जाएगा। तो ये आपको याद आया क्या? ये वाला था, ये हमने ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था वो उसका फॉर्मूला यही वाला था। ठीक है, तो 400 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप समझ जाओगे। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसी को देखो, ये डी क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड आप कैसे निकाल सकते हो? आपका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है इसकी, सर ये क्या है आप समझना, ये है आपका रिटेंशन रेशो। तो 1 में से पे आउट, 1 में से रिटेंशन रेशो गया तो क्या आ जाएगा? पे आउट रेशो। यानी अगर जब आप अर्निंग को पे आउट रेशो से गुणा करोगे तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं ये बस देखना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको एक दूसरे तरीके से यानी इस तरह से भी लिखा जाता है। तो फिर आप कहोगे सर गॉर्डन मॉडल का तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप इसको डिविडेंड पढ़ लो, या आप अर्निंग लेके 1 में से रिटेंशन रेशो हटा दो। 1 में से रिटेंशन रेशो हटा दोगे तो पे आउट रेशो रह जाएगा। तो अर्निंग को पे आउट रेशो से गुणा करोगे तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऊपर। अच्छा, ये KE अपनी जगह पे है ही सेम, तो ये KE तो सेम आ गया। और G के लिए तो अभी तो मैं ध्यान ही है कि G के लिए जब मैं G कर रहा था तो मैंने B मल्टीप्लाई R किया था, तो उस चीज़ को अपने फॉर्मूले में लिख दिया। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है, तो घबरा मत जाना। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला है ना, जो जैसे ये कोई किसी से लिया मैंने तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, तो ये पूछे, मतलब यही पूछ ले ये किसका सूत्र है, इतनी बात पूछ ले तो आप बोल देना गॉर्डन का फॉर्मूला है। आप ऐसा क्या कर रहे हो, पता है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर यूजिंग द गॉर्डन मॉडल। इफ R इज 8%, KE 10%, E बराबर 10, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। देखने में क्वेश्चन सेम लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग किया है। अब के बार जो कंपनी जनरेट कर रही है
वो है 8% का ROI। कंपनी केवल अपने प्रोजेक्ट से 8% कमा रही है, जबकि शेयर होल्डर 10% की उम्मीद करके चल रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। कंपनी अपने प्रति अंश पे 10 रुपये कमा रही है और आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, यानी 10 रुपये का 40% आप 4 रुपये देने का मन बना चुके हो। ऐसे क्वेश्चन में अंश का मूल्य क्या होगा? तो आपको प्राइस निकालनी है, तो आपको ऊपर रखना है D1 अपॉन रखना है KE माइनस करना है G। ठीक है, एक एक करके फिगर भरेंगे। D1 का मतलब है कितना डिविडेंड हम देने का सोच रहे हैं, 10 रुपये का 40%, हम 4 रुपये देने का सोच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, 10% कैन बी रिटर्न लाइक दिस 0.10 या 0.1 भी लिख सकते हैं। जी निकालने के लिए आपको B मल्टीप्लाई R करना पड़ेगा। यहाँ पे जो R होता है वो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, और जो आपका B है वो है आपका रिटेंशन रेशियो विच इज़ 60%। पे आउट रेशियो आपका 40% है, तो वो आपका 60% हो गया। 60% को आप लिख सकते हैं 0.6। 8% को कैसे लिखोगे? 8/100, 0.08। 0.08 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार के लिए 0.48 आएगा, और 3 के बाद डेसिमल होगी तो ये 0.048 बनेगा। ये हो गया आपका 0.048। ठीक है, और 0.1 में से 0.048 गया तो ये हो गया आपका ये हो गया 0.100, ये हो गया 0.048। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया आपका 0.052। कि सर कैलकुलेटर मिलेगा क्या? कुछ एग्जामों में कैलकुलेटर मिलता है जी, कुछ में नहीं मिलता है। तो एक बार कि फिर अब आपको 4/052 है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो इसकी वो डॉट रिमूव कर दो, इसकी डॉट रिमूव करके डॉट के बाद 3 जीरो ले लो, तो 4000/52। फिर आप सॉल्व करते जाना बच्चों की तरह कि सर टाइम पास कर रहे हो। 2000/26, 1000/13, 1000/13 आने के बाद फिर आपसे सॉल्व हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 90 बच गया, 13 छिंग 78, ऐसे करके लगभग 77 रुपये के आसपास इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 77 रुपये आएगा। ये हमने गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई किया, और होप आपको मैं समझा पाया हूँगा। ए इसका आंसर है, वापस फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अप्लाई भी किए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हो आराम से। ठीक है, उत्तराखंड के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़बरदस्त मौका है सरकारी नौकरी पाने का। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम सहायक लेखाकार परीक्षा 2025। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है स्मार्ट प्रैक्टिस। मैं हूँ CA विशील छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। 20 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपके लिए लाया हूँ एक पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे 50 सैंपल पेपर्स और हर चैप्टर के MCQ, और ये सारा कंटेंट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होगा, और इसकी कॉस्ट है मात्र 499। तो पछताना ना पड़े कि थोड़ा और मेहनत करता तो सिलेक्शन हो जाता। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और अभी अपनी तैयारी शुरू करें। अगला क्वेश्चन 16th, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिस रेट से कंपनी कमा रही है, और रिटेंशन रेशियो इसको अपन B से कोट करते हैं। रिटेंशन रेशियो को ही अपन 1 माइनस पे आउट रेशियो से भी कोट करते हैं, और 1 माइनस पे आउट रेशियो ये है, तो R इंटू B ये बनता है ग्रोथ। अब आप कहोगे थ्योरी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जब अपने गॉर्डन मॉडल देखा तो अब आपका उस क्वेश्चन को भी आंसर हो जाता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ रेट कैसे निकलती है। तो सोचो ना, देखो आप लॉजिकली समझो, अगर एक कंपनी 100 रुपये कमाती है और 100 रुपये में से 60 रुपये पे आउट करती है, इसका मतलब 40 रुपये रिटेन करती है, तो ये 40 रुपये हो गया रिटेन करती है। फिर उस पैसे से कंपनी क्या करेगी? उस पैसे को री इन्वेस्ट करेगी। तो अगर सपोज करो कंपनी 12% का ROI निकालती है, 12 ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर कंपनी 40 रुपये लगाकर 12% उसको जनरेट करती है, तो कंपनी 4.8% के हिसाब से ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी जब 100 रुपये कमाएगी
तब 40 रुपये धंधे में लगाएगी, उस 40 रुपये से 4 रुपये 80 पैसे पहले से ज़्यादा कमाएगी, तो ये आपकी ग्रोथ डिटरमिन करेगा। तो ग्रोथ रेट के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है R इंटू बी, यानी इससे क्वेश्चन में ही पूछा था कि R इंटू बी करने पे क्या आएगा, तो वो आएगी आपकी ग्रोथ रेट। ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में होती हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, WACC, बीटा फैक्टर, इन सब पे हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है उस पर बात की थी। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा सर्च में जाके, ठीक है। अभी के लिए इसका आंसर ग्रोथ आएगा। आसान था या नहीं था वो तो आपको पता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 ऑन इट्स इक्विटी शेयर। एक कंपनी ने ₹2 हर अंश पे लाभांश दिया है। इफ द एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन ग्रोथ रेट फॉर द शेयर इज 15%, इस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट पहली बार दे रखी है कि 15% ग्रोथ रेट है। एंड इफ इन्वेस्टर रिक्वायर अ 19% रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपको KE दे रखी है। आप बातों को समझ रहे होंगे, ये जो गिवन है KE इस क्वेश्चन में 19% दे रखा है, और इससे पहले इस कंपनी ने ग्रोथ आपको 15% दे रखा है। और व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर, तो आपको अंश का मूल्य निकालना है। तो ये बातें देखो, क्वेश्चन में आपको या तो वॉल्टर पे जाओगे या गॉर्डन पे जाओगे या MM पे जाओगे, तो इसको देखते हैं आपको याद आएगा कि मुझे गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसका फॉर्मूला ये था D1 अपॉन KE माइनस G। अच्छा, D1 क्या होता है? D0 मतलब आपने जो लास्ट डिविडेंड दिया है या जो हालिया लेटेस्ट डिविडेंड आप दे के आए हो उसको D0 बोलेंगे, और D1 बोलते हैं जो डिविडेंड आप देने का सोच रहे हो या आपके दिमाग में है। तो ₹2 तो कंपनी दे चुकी है, और अब ₹2 पे कंपनी 15% ज़्यादा ही देगी, तो 2 का 15% 0.3 होता है, तो कंपनी अब जो डिविडेंड देगी वो 2.3 देगी। तो ये तो आपने 2.3 लिखा ऊपर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं हमसे, उनकी चाहत हमारी लागत, तो वो हो गई 0.19, और ग्रोथ है 15% यानी 15/100 यानी 0.15। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मत करना कि 0.19 में से 0.15 गया तो 0.40 हो गया, नहीं होगा, 0.04 होगा। ये सर पक्का, तुम भी मेरी तरह धीरे धीरे कर लो। 0.19, 0.15, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, अब से ये 0.04 आ गया। तो ये क्या है? 2.3, और नीचे क्या है? 0.04 के। सर एक बार फिर बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 1 मिनट, नहीं 0.04 है, ऊपर था 2.3 अपॉन में है 0.04। तो पहले तो देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, बच्चों वाली बात, ये ले लो 2 संख्याएं, ठीक है। फिर अब आप इसको रिमूव कर सकते हो दोनों को, है ना। ये रिमूव हो गई, तो ऊपर हो गई है 230 की पोजीशन, नीचे हो गई 4 की पोजीशन, फिर ऊपर हो गया 115, नीचे हो गया 2 का भाग लगाने से, और एक बार 2 का भाग लगाने से 57.5। तो इस अंश का मूल्य ₹57.50 आएगा। A इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए वापस से भाई, अब क्वेश्चन कुछ और कहता है कि जैसे द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कैन बी यूज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कह रहा है कि आपका ये जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है गॉर्डन वाला, उससे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। ऐसा आप तब कर सकते हो जब फर्म के पास 100% रिटेंशन रेशो हो, जब फर्म कांस्टेंट डिविडेंड देती हो, जब फर्म बढ़ता हुआ डिविडेंड देती हो, या जब फर्म घटता हुआ डिविडेंड देती हो। अब फिर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 2, 3 ओनली। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में, ब्लैंक हो गया, कहना क्या चाहता है भाई। ओके, फिर मुझे ध्यान आया, चलो अपन सॉल्व करते हैं कि ये ना आज अपना P का गॉर्डन वाले फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए D अपॉन KE माइनस G, ठीक है। अगर चीज़ों को इधर उधर घुमाएं भी, तो जैसे अपने थोड़ी देर पहले घुमाया था, मैं थोड़ा घुमा के बताता हूँ आपको क्या किया था मैंने। KE माइनस G को मैं इधर ले गया था, और P को मैं नीचे लेके आ गया था, और फिर मैंने ये किया था इसके बाद एक स्टेप और, कि इधर KE रहने दो, ये माइनस G माइनस फॉर्म में हो तो उधर ले जाके प्लस कर दिया, ठीक है। यानी ये फॉर्मूले से अपन चलें तो आपका अंश का मूल्य होता है, और इसी के को अपन इधर से उधर करें तो अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। लेकिन आप समझो, इस चीज़ को सॉल्व होने के लिए आप थोड़ा ध्यान देना,
आपको आपके पास D1 के अंदर कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। अगर आपके पास D1 के अंदर वैल्यू होगी तो ही ये चीज़ सॉल्व होगी। अच्छा, अगर इनकी एक ए बात को माने, अगर कंपनी ने 100% रिटेन कर लिया, अब आपको ये भी लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों सर ने चैप्टर शुरू करते ही, यानी मैंने चैप्टर शुरू करते ही इसको शुरू में रिटेंशन रेशो, पे आउट रेशो पे इतना जोर देके क्यों समझाया कि अगर कंपनी 100% रिटेन कर देगी तो इसका मतलब कंपनी 0% पे आउट करेगी, और कंपनी 0% पे आउट करेगी तो मतलब डी तो जीरो हो जाएगा। और अगर एक बार डी जीरो हो गया, अगर एक बार डी जीरो हो गया, फिर अपॉन पी, फिर ग्रोथ, फिर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो फिर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में अगर आप 100% रिटेंशन रेशियो को फॉलो करोगे तो फिर आप के ई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर सी आएगा कि आप फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अगर आप कुछ भी डिविडेंड दोगे तो आप के ई निकाल पाओगे, बाकी वैसे फिर आप के ई नहीं निकाल पाओगे। तो इसका आंसर सी लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस एज पर द MM मॉडल, मिलर मोदिग्लियानी या मोदिग्लियानी मिलर मॉडल। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, तो D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, ये इन्होंने दिया था कि अगर आपको अंश का मूल्य अभी कैलकुलेट करना है तो आप ये देखो कि आपका DPS क्या होने वाला है वर्ष के अंत में, आपका मार्केट प्राइस क्या होने वाला है अंत में, वो दोनों को जोड़ के 1 प्लस KE लगा के उसे डिस्काउंटेड कर दो, यानी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। ये टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, और उसको इस तरह से डिस्काउंटेड कर दो तो आपके अंश की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला दिया था, और फिर इस फॉर्मूले को इधर से उधर नचा के आप निकाल सकते हो, पर ये फॉर्मूला दिया था। यानी आज हमने वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, और उसके बाद अभी अभी ये MM का फॉर्मूला है। तो D1 P1 चाहिए, वो ये रहे कि सर वो तो सब में ही है, और अपॉन में 1 प्लस KE चाहिए। तो ये सी बिल्कुल सही है, बाकी तो मेरे को नहीं, मेरे को तो सी मेरा दिख गया, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, मोदिग्लियानी और मिलर आर्ग्यू दैट द डिविडेंड डिसीजन, इन दोनों ने ये कहा था कि आप डिविडेंड दो चाहे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंट है, क्योंकि उनका ये कहना था कि किसी फर्म का वैल्यूएशन क्या होगा, किसी अंश का वैल्यू कितना होगा, ये डिपेंड करता है उनकी अर्निंग कैपेसिटी पे, यानी अर्निंग ई मैटर करता है। डिविडेंड आप दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक, डिविडेंड पॉलिसी प्राइस को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये इररेलेवेंट है, तो इसका आंसर यहाँ पे इररेलेवेंट लिखा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ इररेलेवेंट लिखा है, ये गलत है, यहाँ भी इररेलेवेंट, तो आपने को लॉजिक देना पड़ेगा। फर्स्ट में इन्होंने कहा कि डिविडेंड डिसीजन इररेलेवेंट है क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म इज बेस्ड ऑन द अर्निंग पावर ऑफ इट्स एसेट। बिल्कुल सही, उन्होंने यही कहा था कि किसी कंपनी का मूल्य उसकी संपत्तियों की अर्जन क्षमता पे आधारित होता है। और ये जो लिखा है कि डिविडेंड डिसीजन इसलिए इररेलेवेंट होता है कि कैश लिविंग द फर्म टू शेयर होल्डर हु ओन द फर्म एनीवे, ये अप्रासंगिक है क्योंकि लाभांश फर्म से अंशधारकों को मिलने वाली नकदी को दर्शाता है जो वैसे भी फर्म के मालिक होते हैं। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, वो ए सही था। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। देखिए, कंपनी जब लाभांश देती है तो बहुत सारी बातें सोचती है कि हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, टैक्स की रेट क्या है। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले फर्म अपनी लिक्विडिटी चेक करती है, बिल्कुल चेक करती है। भाई आप डिविडेंड दोगे तो वो पैसा दिया जाता है चेक से, बाकायदा हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाउन हो जाता है। अगर किसी कंपनी ने कहा कि हम 50 लाख रुपए डिविडेंड देंगे, इसका मतलब 50 लाख रुपए निकाल के लोगों को देने हैं, तो आपका बैंक बैलेंस नीचे जाएगा, तो आपको अपनी लिक्विडिटी पोजीशन की देखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपके कुछ ऊपर कुछ वैधानिक बाधाएं लगी हुई हैं, कुछ वैधानिक प्रतिबंध हैं, जैसे डिविडेंड देने से पहले आपको पहले अपने पुराने लॉसेस कवर करने होंगे,
डिविडेंड बनाओ, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो उतना उसका एक X% रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना होगा, यानी आपको उन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना होता है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशो, क्योंकि जब आप डिवेंचर्स इशू करते हो तो आप उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस करते हो कि हम डेट इक्विटी रेशो को बहुत ज़्यादा जाने नहीं देंगे। जैसे जैसे मान लो हमने उनको प्रॉमिस कर रखा है कि हमारा डेट इक्विटी रेशो हमेशा जो रहेगा वो 2:1 के अंदर अंदर रहेगा। तो आपको ये देखना होगा कि डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड देते समय कि वो जो हमने उनको प्रॉमिस किया है, या हमने उनको मान लो प्रॉमिस कर रखा है कि हमारा लिक्विडिटी रेशो इतना रहेगा, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ टैक्स पॉलिसी, क्योंकि डिविडेंड को लेके गवर्नमेंट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। कभी डिविडेंड कंपनी के हाथों में टैक्सेबल होता है, मतलब इन द सेंस कंपनी डिविडेंड चुकाती है और कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल ये स्थिति है कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथों में टैक्सेबल है, तो मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है, यानी पर्सनल टैक्स की रेट देखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि डिविडेंड देते समय इन सारी ही बातों का ध्यान रखा जाता है। तो 1 2 3 4 और इसके अलावा ये सारे आप पढ़ लेना, है ना। ये सारी ही बातें हैं कि पास्ट में आपकी डिविडेंड रेट क्या रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या रही है, ट्रेड साइकिल कैसे हैं। इसके अलावा और भी मैंने अगली स्लाइड में भी दिया है उन ये सारे इन इसमें से कुछ। अच्छा, आप इसको और याद कर लेना कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं, यानी इकोनॉमी का क्या स्टेट्स है, पूंजी बाजार के क्या हाल हैं, वैधानिक बाध्यताएं क्या कहती है, सम कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस क्या कहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके डिविडेंड के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। वहीं शेयर होल्डर्स की क्या इच्छा है, कंपनी की फाइनेंशियल ज़रूरतें क्या कहती हैं, अर्निंग्स का नेचर कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग्स तो नहीं हुई हैं, आप कितना कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हो, आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड के डिसीजंस को तय करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अंश का बाजार मूल्य आप कैसे निकाल सकते हैं? D1/KE - G करके निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं कि सर कैसे? अरे यार, भूल मत जाना भाई तुम, अभी अभी अपन ने गॉर्डन का फॉर्मूला पढ़ा ना। गॉर्डन के फॉर्मूले क्या था, उसमें यही तो था, D1/KE - G। तो इससे आप अंश का मूल्य निकाल सकते हो। EPS × PE रेशो, इससे भी निकाल सकते हो। जैसे ना EPS और मल्टीप्लाई में से क्या कहा, PE रेशो। तो PE रेशो को मैं वापस लिखता हूँ, EPS, P मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर और E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये है मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। किस तरह क्या किया आपने, PE रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होता है, PE रेशो, है ना। तो उसमें ऊपर होता है मार्केट प्राइस और नीचे होता है अर्निंग पर शेयर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 50 रुपये और उसका अंश बिक रहा है 500 पे। इसका मतलब PE रेशो जो है वो 10 टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम्स चल रहा है। एक फॉर्मूला एक साइड में लिख दो, वो ये भी आपको काम आएगा कि 1/PE रेशो। ये KE का एक और फॉर्मूला है, मैंने उधर पिछले वीडियो में 4 फॉर्मूले बताए थे, एक और ये 5वां फॉर्मूला भी याद कर लेना साइड में ऐसे ही। ठीक है, आ जाओ। तो अब इससे क्या हुआ, इसमें EPS से EPS कैंसिल हो गया, तो यानी इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पे आप मार्केट प्राइस पर शेयर पर पहुंच गए। तो इसने कहा था ना मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैंने अभी अभी आपको MM मॉडल बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने कि वर्ष के अंत का लाभांश अपॉन वर्ष के प्लस वर्ष के अंत का अंश का मूल्य, और ये करके भी आप करंट मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये अंश का मूल्य निकालने के सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलो D इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नकद भुगतान है जो फर्म अपने अंशधारकों को देती है जिससे प्रत्येक बकाया अंश का मूल्य घट जाता है। मैं आपको वैसे ही थ्योरी बताता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट तो अच्छे कमाती है। जैसे किसी कंपनी ने मान लो 80 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी इच्छा करती है कि भाई अब हमको डिविडेंड मिलेगा। इनके मन में लड्डू फूटता है कि कब डिविडेंड की घोषणा होगी, कब हमें डिविडेंड मिलेगा, ऐसा उनकी इच्छा करती है। लेकिन क्या होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में तो अच्छी होती है,
लेकिन कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ी सी टाइट हो रही होती है। मान लो कि कंपनी का कैश नहीं है, कमाया तो है पर वो पैसा कंपनी ने लगा दिया संपत्तियां वगैरह खरीदने में, तो कंपनी की पोजीशन टाइट चल रही है। अब इनका भी मुंह बंद करना है, शेयर होल्डर्स का भी मुंह बंद करना है, तो फिर ऐसे में आपके पास तरीका बचता है बोनस शेयर, कि आप ऐसा करो कि आप उनको बोनस शेयर दे दो। बोनस शेयर को ही टेक्निकली स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। मतलब इतनी देर से मैं जो डिविडेंड डिविडेंड बोल रहा था, जो मैं इतनी देर पढ़ाया, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश डिविडेंड। उसमें मैं डिविडेंड का पैसा नकद दे रहा था, लेकिन एक स्टॉक डिविडेंड नाम की चीज़ भी होती है, जिसे सरल शब्दों में तुमने सुन रखा है बोनस शेयर। बोनस शेयर देने से क्या होता है वो समझ लो। जैसे बोनस शेयर मतलब लोगों को शेयर फ्री में देना। इससे क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो किसी कंपनी के नेट एसेट्स, किसी कंपनी के नेट एसेट्स है मान लीजिए 50 लाख, है ना, और अभी अंशों की संख्या है मान लीजिए 50,000, ठीक है। अब जब आप बोनस शेयर दोगे, सपोज करो कि आपने, या मान लीजिए इसको 40,000 कर देता हूँ मैं, ऊपर है आपका 50 लाख, अभी आपके अंशों की संख्या है 40,000, तो अभी आपके अंश का जो मूल्य आ रहा होगा, अभी आपके अंश का जो मूल्य आ रहा होगा वो आ रहा है 125 रुपये शेयर। बाद में आपने 10,000 शेयर फ्री में दे दिए, 10,000 शेयर फ्री में दे दिए, तो आपके अंश होल्डर्स की संख्या बढ़ के हो गई 50,000। आपके पास कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं। तो इससे होगा ये कि आपके अंश का मूल्य जो इंटरनल वैल्यू है, वो इंटरनल वैल्यू घट के 100 रुपये रह जाएगा। पहले आपका इंटरनल वैल्यू पर शेयर जो था वो 125 रुपये था, और ये होने के बाद 100 रह जाएगा। कि सर आप भटक गए। भटक नहीं गया, मैं इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कौन सा नॉन कैश तरीका है जिसमें फर्म यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को भुगतान करती है, उससे डाइल्यूट मतलब पतला पतला हल्का हो जाता है, अंश का मूल्य जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो क्योंकि आपके अंशों की संख्या बढ़ जाती है, संपत्ति का मूल्य वही रहता है, इसलिए आपके अंश का मूल्य घट जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड, या इसको बोलते हैं बोनस शेयर। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके वो इस तरह से भी पूछ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ फर्म इज शॉर्ट ऑफ कैश, अगर फर्म के पास नकद की कमी हो, फिर भी वो अंशधारकों को भुगतान कुछ वितरित करना चाहती है, तो उसे किस पर विचार करना चाहिए। व्हेन अ फर्म इज शॉर्ट ऑफ कैश येट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू शेयर होल्डर, इट शुड कंसीडर स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, जो इतनी देर मैंने उससे पहले समझाया, जो डिविडेंड वो तो होता है कैश डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड वो होता है कि जैसे कोई कंपनी का जब अंत हो रहा होता है, तो कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच देती है, उससे जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स को बांट देती है। तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें मिले, तो वो लिक्विडेटेड डिविडेंड होता है। और कंपनी अगर फ्री में शेयर बांटती है तो उससे उसका कैश इम्पैक्ट नहीं होता। एक बात और बता दो जब बात चल रही है, तो जब बोनस शेयर दिए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपके रिजर्व्स या प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कहा जाता है। इशू ऑफ बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन का दूसरा तरीका था। और आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। आपने बहुत देर तक मुझे झेला, ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है EPS, KE, WACC, बीटा, दूसरी तरफ ये कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने बीटा फैक्टर के बारे में बताया था कि बीटा फैक्टर जो होता है वो रिस्क इंडेक्स होता है, वो एक सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है। मान लीजिए मुझे केवल यही आ रहा होता तो मेरा D जाके 4 के साथ कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे है, ये दोनों कट गए। इसके बाद मुझे ये पता है कि KE ये उस टॉपिक का ही है। KE निकालने के लिए आप डिविडेंड अपॉन प्राइस ये कर सकते हैं, तो आपका KE आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको डिविडेंड यील्ड मेथड वाला फॉर्मूला बोलते हैं। तो आपका B जो है वो 1 के साथ जाके कनेक्ट हो गया, B 1 के साथ जाके कनेक्ट हो गया, इसमें B 2 है तो ये अब हट गया। मेरा आंसर इस क्वेश्चन में B होने वाला है। फिर भी मैं और बातें कर लेता हूँ। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी आपके सारे सोर्सेज की ओवरऑल कैपिटल कहलाती है, और ये आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने में काम आती है। सर ये कहाँ है, जब आप कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो कैश इनफ्लो आता है, उस कैश इनफ्लो की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं,
उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक डिस्काउंट फैक्टर की ज़रूरत होती है, और उस डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमें WACC की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका C जाके 2 के साथ कनेक्ट होगा, इसके बाद DBC हो गया तो बाकी A बचा, और 4 1 2 हो गया तो बाकी 3 बचा। A ऑटोमेटिक 3 से कनेक्ट हो जाएगा कि अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालनी हो तो आप वैसे ये करते हैं कि आपकी जितनी अर्निंग्स है वो लिख लो, और आपके जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो लिख दो, तो आपका आ जाता है। इन्होंने इसे दूसरी तरीके से लिख के बताया है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने लिखा है मार्केट प्राइस को P बोलते हैं, अपॉन में इन्होंने P रखा, तो अपॉन में इन्होंने रखा P अपॉन EPS। इसको और सॉल्व करें तो P अपॉन 1 हो गया, और ये रिवर्स होके EPS अपॉन P हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो आपका EPS अपने आप बच जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये इसका आंसर B रहेगा। ठीक है जी, आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और एक बात, अगर जो क्वेश्चन हमने अभी कराए उस जैसे क्वेश्चनों के, बहुत सारे क्वेश्चनों की आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है, ये उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंट एग्ज़ाम में है। वैसे हमारे ऐप पे आप जाएंगे तो आपको आपके मतलब के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके मतलब का डेफिनेट कोर्स आपको मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी कर सकते हैं। इस वाले कोर्स में हमारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे, कई MCQs का हमने वीडियो सॉल्यूशन भी कराया है। आप एक ग्रुप के अंदर एंटर हो जाते हो जिसमें आप अपने साथियों से भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज देख लीजिए, बहुत ही नॉमिनल रेट पे हैं। आप तो बस बढ़िया प्रैक्टिस करो, यही इच्छा है। ठीक है जी, चलिए, ओके।